Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I'm going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. आज दोस्तों जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जुडिशरी का पूरा जो कोर्स है मैंने सारा का सारा कंप्लीट कर रखा है। आप प्लीज़ एक साथ जुडिशियल रिव्यू जब पढ़ें तो जुडिशरी को साथ में ज़रूर पढ़ें। मैंने स्टार्ट किया था विद लेक्चर ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म। उसी का डायरेक्ट आउटकम है PIL, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वहां से हम गए थे, वी वेंट ऑन टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, देन वी स्टडीड अबाउट हाई कोर्ट्स एंड फाइनली वी स्टडीड अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। इन सब चीज़ों के पढ़ने के बाद दोस्तों एक टॉपिक छोटा सा और जुडिशरी का रह जाता है जो कि है जुडिशियल रिव्यू। हालांकि जुडिशियल रिव्यू के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें मैंने आपको हाई कोर्ट के चैप्टर और सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में भी बताई हैं, लेकिन सेपरेटली और डिटेल में हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। ट्रिब्यूनल्स का भी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जुडिशरी से ही रिलेटेड है, उसको भी मैं चाहूंगा कि आप साथ में ही जाकर जरूर देखें। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं दोस्तों तो आपको पता होगा जुडिशियल रिव्यू है कुछ नहीं। जुडिशियल रिव्यू है हमारे कोर्ट्स की पावर टू टू check or to look into the constitutionality of any law made by the parliament or state legislature। यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर कानून को बनाता है वो कानून हमारे संविधान के तहत या उसके मुताबिक बनाई गई है या नहीं, इसको कौन चेक करेगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चेक करेंगे। कोर्ट को ये अधिकार और पावर दी गई है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि भाई इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसका इम्पोर्टेंस स्वाभाविक सी बात है ये है कि भाई लेजिस्लेचर और कानून बनाने वाले लोग अगर अपने मनमर्जी से कोई सा भी कानून बना देंगे तो कल के दिन वो डेमोक्रेसी की एसेंस खत्म कर सकते हैं और जो मन में आए डिक्टेटोरियल कानून जो है बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट केशवानंदा भारती जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को भी क्या किया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को भी बनाया था, जिसमें उसने बताया था कि कुछ ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको पार्लियामेंट चाह के भी चेंज नहीं कर सकता या अमेंड नहीं कर सकता है, बिकॉज दे आर फंडामेंटल टू द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ अवर कंट्री। ठीक, और जुडिशियल रिव्यू भी हमारे बेसिक फीचर का ही एक पार्ट है। दैट इज पार्लियामेंट ये कानून पारित नहीं कर सकता है कि कोर्ट्स जो हैं वो किसी भी लॉ को जुडिशियल रिव्यू के तहत सब्जेक्ट ना करें, ऐसा पार्लियामेंट नहीं कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर है, कोर्ट के पास ये पावर हमेशा रहेगी ही रहेगी। पार्लियामेंट उस पावर को कुछ भी करके चेंज नहीं कर सकता। राइट, आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं। पहली बात तो ये दोस्तों कि दिस डॉक्ट्राइन ओरिजिनेटेड इन द यूएसए। आप देखिए हमारे भारत देश में बहुत सारी चीजें यूएसए से डायरेक्टली ली गई हैं। अगर आपको याद हो तो मैं बताऊं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट भी यूएसए से ही लिया गया है। इसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूएसए से ही लिया गया है। तो भारत जो है बहुत ज़्यादा यूएसए से इंस्पायर्ड होता है काफ़ी सारी चीज़ों में। उसी के साथ साथ दोस्तों ये भी कहूँगा कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी यूएसए से ही उठाया गया है। राइट, यूएसए में दोस्तों 1803 में एक मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस हुआ था, जिसको उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट थे जॉन मार्शल। उन्होंने इस केस को सॉल्व किया था और इस केस में उन्होंने जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसको ले डाउन किया था। ठीक है, तो इसीलिए अगर कभी क्वेश्चन आए तो वैसे तो शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारी बुक में दिया हुआ है तो मुझे लगता है आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो अगर कोई पूछे आपसे कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, 1803 में मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस हुआ था, जिनमें जॉन मार्शल जो चीफ जस्टिस अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। और मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है, पार्लियामेंट चाह के भी इसको चेंज नहीं कर सकता।
It is the power of judiciary to examine the constitutionality of legislative enactment or executive orders of central and state government. Court can declare orders and enactments found to be ultra vires, right? तो कोर्ट को अगर लगता है कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं है तो उसको अल्ट्रा वायर्स या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है, इलीगल घोषित कर सकता है और पूरा का पूरा कानून फिर खारिज हो जाएगा, जैसा कि उन्होंने एनजैक को किया था, दैट इज नेशनल जुडिशियल कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू जस्टिस सैयद मोहम्मद कौदरी, जुडिशियल रिव्यू कैन बी डन बाय ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू हर तरह के लॉ को हर तरह के लॉ के ऊपर लागू होता है। और यहाँ पे जब मैं वर्ड यूज करता हूँ लॉ तो उसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लॉ के अंदर आएगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेशन वो भी लॉ के अंडर आएंगे, और इसके अलावा यदि कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं एंड इवन द ऑर्डिनेंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन इवन द ऑर्डिनेंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सारे के सारे जुडिशियल रिव्यू के परव्यू के अंडर आएंगे ही आएंगे। यानी कोर्ट चाहे तो इन सभी के ऊपर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है और यदि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर सकता है, राइट। तो लॉ का यहाँ पे मतलब इन सभी चीजों को इंक्लूड करता है। इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा इंपॉर्टेंस टच कर दिया आपको कि इंपॉर्टेंस ये है अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई हमारा भारत देश में सबसे ऊपर कौन है, संविधान सबसे ऊपर है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, राइट। इसीलिए संविधान की सुप्रीमेसी को, उसकी ऊंचाई को अपहोल्ड करने के लिए, संविधान को सबसे ऊंचा सबसे बड़ी अथॉरिटी रखने के लिए जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो पार्लियामेंट अपने मन से कोई भी कानून पारित कर देगा जो असंवैधानिक भी हो, तो फिर आप संविधान को सबसे ऊंचा कैसे मान सकते हो। इसीलिए जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम, स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, यानी स्टेट्स और सेंटर के बीच में इक्विलिब्रियम बना रहे, फेडरल इक्विलिब्रियम बना रहे, जुडिशियल रिव्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है। वरना स्टेट गवर्नमेंट अपने मन से कुछ भी कानून पास कर देगा, सेंटर की पावर्स खा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के ऊपर चढ़ जाएंगी एंड सो ऑन, मतलब पावर स्ट्रक्चर का काफी ज्यादा इम्बैलेंस हो सकता है। तो इम्बैलेंस को प्रिवेंट करने के लिए, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स टू प्रोटेक्ट दी फंडामेंटल राइट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे डेमोक्रेसी का एसेंस है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर देगा, चेंज कर देगा और फिर कोई कुछ भी उसमें नहीं कर सकता है, बात को माननी पड़ेगी। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों यहाँ पे जो समझने वाली है कि द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू हैज नॉट बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू नाम का वर्ड हमारे संविधान में यूज नहीं किया गया है, बट कोर्ट ने समय समय पे जुडिशियल रिव्यू को यूज किया है और वेरी मच हमारे जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी है उसमें जुडिशियल रिव्यू यूज होता रहा है और कोर्ट ने इनफैक्ट इसको बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी डाला है। बट संविधान की अगर हम बात करें, पर से कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ोगे, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जुडिशियल रिव्यू का फ्रेज यूज नहीं किया गया। हाउएवर ये जरूर कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, इनडायरेक्ट कुछ उन्होंने हिंट दिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कि कोर्ट के पास लॉज को इंटरप्रेट करने की पावर है बाय आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 एंड 226। आर्टिकल 32 एंड 226 अगर आपको पता हो, आर्टिकल 32 इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि उसमें कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 इज फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 इज फॉर द हाई कोर्ट। अगर आपको याद हो कि तो मैंने अपने फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर में आपको डिटेल में समझाया है, प्लीज वो लेक्चर आप जाके देख सकते हैं, राइट। सो आर्टिकल 32 एंड 226 के तहत कोर्ट्स के पास रिट को इशू करने की पावर है, जो ये इनडायरेक्टली दर्शाती है कि कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 13 में मेंशन किया गया है कि ऑल लॉज विच आर इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल स्टैंड वाइड, यानी कि कोई भी अगर लॉ कानून पार्लियामेंट पारित करता है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा, वो कानून अपने आप खारिज हो जाएगा, इट विल स्टैंड वाइड, राइट। तो इसको इंटरप्रेट कौन करेगा, इसको कोर्ट जो है वो इंटरप्रेट करेंगे। अब जुडिशियल रिव्यू जो है दोस्तों बेसिक फीचर में कब डाला गया, इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है। इस इतिहास को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों एक 9th शेड्यूल ऐड किया गया था बाय द आर्टिकल 31B, मतलब सॉरी आर्टिकल 31B और 9th शेड्यूल they were added by the first constitutional amendment act of 1951, ठीक है।
एंड 9 शेड्यूल डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। क्या होता था दोस्तों कि पुराने जमाने में जब भारत देश नया नया आजाद हुआ, उस समय जमींदारी सिस्टम बहुत ज्यादा अपनी चरम सीमा पे चल रहा था। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े जमींदार हजारों लाखों एकड़ की जमीन जो है वो अपने कब्जे में किए हुए होते थे, और अपने अंडर के जो भी गरीब किसान और गरीब मजदूर हैं उनको एक्सप्लॉइट करते थे, परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे, और उनसे पैसा वगैरह ऐंठा करते थे। तो लोग जो है बहुत ज़्यादा सफ़र किया करते थे। इसीलिए सरकार ने डिसीजन लिया कि जो ज़मींदारी सिस्टम है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, और ज़मींदारी सिस्टम को जब ख़त्म करने का डिसीजन हुआ तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 9 शेड्यूल की तरह 9 शेड्यूल की फॉर्म में ऐड हुआ। बट 9 शेड्यूल में दोस्तों प्रॉब्लम्स ये थी कि उसमें आर्टिकल 31 बी जो था, इट सेव्ड एक्ट्स एंड रेगुलेशन इंक्लूडेड इन 9 शेड्यूल फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड और इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। यानी कि आर्टिकल 31 बी ये कहता था कि अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट भी हो रहे हैं तो भी वो लॉ जो है खारिज नहीं किया जाएगा। 9 शेड्यूल में ऐसा क्लॉज डाल के पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया। तो तब से बहुत ज़्यादा एजिटेशन हुआ, इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आया कि भाई आप कैसे कानून पास कर सकते हो जो किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दे, या फंडामेंटल राइट को आप कैसे किसी सिटीजन से छीन सकते हो, राइट। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लाइन शेड्यूल जो है डील लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अब ये लैंड रिफॉर्म्स एग्जैक्टली क्या थे, कैसे थे, उनका क्या कानून था, ये सारी चीज़ें हम इंडियन इकोनॉमी की जो लेक्चर सीरीज है उसमें बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स ने कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत ही भारी मात्रा में प्रभावित किया है। तो उसके बारे में समझना और जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह वहाँ पे सामने आएगा। बट अभी आप ये जान लीजिए कि इस सिस्टम को अबॉलिश किया गया बाय द 9 शेड्यूल। तो इसमें जब बहुत ज्यादा विरोध हुआ, विवाद हुआ, डिबेट चलता गया, चलते चलते फाइनली 2007 में बहुत इंपॉर्टेंट एक केस है सुप्रीम कोर्ट में, विच इज IR कोयलो केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जजमेंट सुना दिया कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज नो ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑफ द लॉज इन द 9 शेड्यूल। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया जुडिशियल रिव्यू से आपको कोई मुक्ति नहीं है फॉर एनी लॉ इन दी 9 शेड्यूल ऑल्सो। भले पार्लियामेंट ने कानून पारित कर दिया था कि भाई 9 शेड्यूल के लॉज को फंडामेंटल राइट से जो है वो कॉन्ट्रवेंशन पे वायलेट नहीं किया जाएगा। इवन ये भी क्लॉज था कि जुडिशियल रिव्यू पे भी उसको सब्जेक्ट नहीं किया जाएगा। ये क्लॉज डाले हुए थे 9 शेड्यूल में, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ये सुना दिया कि भैया आप कोई भी ब्लैंकेट इम्यूनिटी जुडिशियल रिव्यू से कभी भी नहीं ले सकते हो। और उसी डिसीजन में और कंक्लूजन क्या किए गए कि 9 शेड्यूल में जो भी लॉज जो है प्लेस किए जाते हैं आफ्टर अप्रैल 24 1973, दैट इज केशवानंदा भारती जजमेंट। केशवानंदा भारती जजमेंट में बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन को सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था, और जब से बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन ले डाउन किया गया उसके बाद से कोई भी कानून जो है 9 शेड्यूल में डाले गए हैं उन सभी को जुडिशियल रिव्यू पे सब्जेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, राइट। सो आर्टिकल्स 14, 15, 19 और 21 ये जो भी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं, इन सभी को अगर कोई भी वायलेट करता है या बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं रहेगी। पर मैं आपसे सीरियसली रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि IR कोयलो केस को आप और डिटेल में जरूर जाके पढ़ें। वहां पे आपको पूरा केस डिटेल में समझ में आ जाएगा कि क्या केस था और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट क्यों सुनाया, क्या पार्टीज की चीजें थी। तो थोड़ा सा डिटेल अगर आप और जानना चाहें तो आप जरूर, मैं कहूंगा कि जाके इसके बारे में पढ़ लें। मैंने आपको एक मोटा मोटी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपको मैंने बता दिए। तो भले आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन एटलीस्ट केस का नाम जरूर याद रखें, दैट इज IR कोयलो केस। लास्ट में हम देखते हैं दोस्तों जुडिशियल रिव्यू का स्कोप क्या है। अगर हम स्कोप की बात करें दोस्तों तो वो यूएसए से थोड़ा कम है। यूएसए से थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि यूएसए फॉलोज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, whereas India follows procedure established by law by Article 21, and the critics describe American courts as third chamber of legislative or a super legislature or arbitrary of social policy। होता क्या है दोस्तों कि यूएसए जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है, राइट, एंड इंडिया फॉलो करता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर आपको और डिटेल में समझना है कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं तो आप मेरे जुडिशियल एक्टिविज्म का लेक्चर देखें, वहाँ पे मैंने डिटेल में समझा रखा है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कुल मिला के कि इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का स्कोप थोड़ा सा नैरो इसलिए है
क्योंकि इंडियन जुडिशरी को थोड़ा सा यूएसए के कंपैरिजन में पावर उसकी कम रखी गई है। यूएसए की जुडिशरी के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो ऑलमोस्ट उसको एक सुपर लेजिस्लेचर या थर्ड चेंबर ऑफ लेजिस्लेचर या आर्बिटर ऑफ सोशल पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब वहां पे कोर्ट्स इवन कानून को बनाने तक के जो काम है वो तक के करने को भी कोर्ट्स को कुछ हद तक के पावर दी गई है, जबकि भारत देश में ऐसा नहीं है। भारत देश में कानून बनाने की पूरी होल एंड सोल पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। वेयर एज यूएसए में कानून को खाली बनाने तक की ही नहीं, मतलब कानून को खाली इंटरप्रेट करने के साथ साथ काफी हद तक बनाने तक की पावर्स भी कोर्ट्स को दे रखी हैं, काफी ज्यादा पावर्स दे रखी हैं। इसीलिए सुपर लेजिस्लेचर के नाम से भी अमेरिकन कोर्ट्स को जाना जाता है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें दोस्तों, तो ब्रिटेन फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। ब्रिटेन में पार्लियामेंट ज्यादा सुप्रीम है कोर्ट्स के कंपैरिजन में, और इंडिया जो है वो बीच में खड़ा है, कहीं ना कहीं मिक्सचर है। इसीलिए आप देखिए दोस्तों, इंडिया को इसीलिए हमेशा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे क्रिटिसाइज किया जाता है कि उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है, थोड़ा सा इधर का उठा लिया, थोड़ा सा उधर का उठा लिया, एक मिली भगत सी खिचड़ी सी पका के हमारे भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया गया। तो ना वो अमेरिका से थोड़ा मेल खाता है, ना ब्रिटिश से, बीच का एक पोर्शन इंडिया में। सो ब्रिटेन में अगर आप बात करें तो कोर्ट्स की काफी कम पावर है, पार्लियामेंट वहां पे सुप्रीम होता है, पार्लियामेंट जो कह देगा वो ज्यादा माना जाएगा एज कम्पेयर टू दी कोर्ट्स। अमेरिका में कोर्ट्स की हद से ज्यादा पावर है, कोर्ट्स को सुपर लेजिस्लेचर के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया में देयर इज अ काइंड ऑफ अ मिक्सचर, देयर इज अ बैलेंस दोनों के बीच में। सो अगर कोई पूछे कि इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का स्कोप क्या है, तो आपको कहना होगा कि इट इज नैरोअर देन यूएसए बट मोर देन ब्रिटेन, राइट? सो इट इज समवेयर इन द बिटवीन। सो ये था दोस्तों आपका लगभग पूरा चैप्टर। मैंने कोशिश की है सारे पॉइंट्स मैं कवर कर दूं, बट लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आईआर कोएलो केस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट हो। आपके आंसर राइटिंग में डेफिनेटली और मदद हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज कीप वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस वीक।